नमस्कार। अगर हमें भारतीय राजनीति को समझना है तो हमें उसकी जड़ों तक जाना ही होगा, यानी वो ऐतिहासिक एक्ट्स जहां से हमारे संविधान की कहानी असल में शुरू हुई। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ क्या और कब से काम नहीं चलता, सवाल क्यों ऊपर आकर टिकता है। तो चलिए, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के नियम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बन गए। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो कैसे इतने बड़े देश पर राज करने लगी? और उससे भी बड़ी बात, उसके बनाए गए नियम हमारे आज के संविधान का आधार कैसे बने? तो चलिए, आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, फिर देखेंगे कंपनी का शासन, उसके बाद ताज का शासन, और आखिर में ये समझेंगे कि इन सब घटनाओं ने हमारे संविधान की नींव को कैसे तैयार किया। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत आए, लेकिन उन जहाज़ों में सिर्फ मसाले और कपास नहीं थे। उनमें छिपी थी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, एक ऐसी भूख जो भारत के आने वाले भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये बदलाव ना बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1600 में एक ट्रेडर की तरह आई कंपनी सिर्फ 164 सालों में 1764 की बक्सर की लड़ाई जीत लेती है। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। उन्होंने 3 बड़ी भारतीय ताकतों को एक साथ हराया था। और फिर आया साल 1765, जब उन्हें वो चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया, दीवानी का अधिकार। तो आखिर ये दीवानी थी क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था, ये असल में शासन करने का एक लाइसेंस था। मतलब पैसा कंपनी वसूलेगी, लेकिन नाम मुगल बादशाह का ही चलेगा, जिम्मेदारी नवाब की और मलाई कंपनी की। यहीं से सही मायने में भारत में कंपनी के शासन की असली शुरुआत हुई। तो अब हम कहानी के उस दौर में आ गए हैं जब कंपनी का राज था। अब देखिए, कंपनी के हाथ में पावर तो आ गई, लेकिन वो कह सकते हैं बेलगाम हो गई थी। उसके अधिकारी मालामाल हो रहे थे, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। ये सब देखकर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब इन पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। और यहीं से शुरू हुआ एक्ट्स का एक लंबा सिलसिला। ये ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा दाव था, पहला बड़ा हस्तक्षेप। सबसे पहला काम क्या किया? सेंट्रलाइजेशन। बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन देकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास को उसके नीचे कर दिया गया, ताकि फैसले एक जगह से हों। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों के प्राइवेट बिजनेस और रिश्वत लेने पर लगा दी गई सीधी पाबंदी। अब ये बड़ा ही स्मार्ट मूव था। इस एक्ट ने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट दिया। कंपनी से कहा गया, ठीक है, आप अपना व्यापार यानी कमर्शियल मामले देखो, उसके लिए आपका पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। लेकिन जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और सिविल मामले हैं, यानी देश चलाने का काम, उसे देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देती थी। इसी को कहते हैं ड्यूअल कंट्रोल। अब ये जो चार्टर एक्ट्स थे ना, इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश संसद हर 20 साल में कंपनी के पर कतर रही थी। धीरे धीरे उसके व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। 1833 तक आते आते तो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी रही ही नहीं, वो बस ब्रिटिश सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। और हाँ, 1853 का एक्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि इसने पहली बार भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के दरवाजे खोल दिए। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो मोड़ जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। साल 1857, एक ऐसा विद्रोह जिसने कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथों में दे दी। ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये एक आग थी, एक ऐसा भूचाल था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की नींव तक हिला दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि अब पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही होगा। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि 1858 के एक्ट के बाद क्या बदला। देखिए, कंपनी का राज खत्म। अब शासक कौन? सीधे ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय हो गया, जो सीधे ताज का प्रतिनिधि था। और लंदन में कंट्रोल के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पावरफुल पद बनाया गया। 1857 की उस क्रांति ने सिर्फ कंपनी राज को ही खत्म नहीं किया, बल्कि इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद की एक नई ज्वाला भी जला दी।
अब अंग्रेजों को ये समझ आने लगा था कि सिर्फ डंडे से काम नहीं चलेगा। तो अब जो एक्ट्स आए वो इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को शांत करने के लिए थे, जिसमें थोड़ी बहुत रियायतें थीं और बहुत सारा कंट्रोल। और यहीं पर ब्रिटिश सरकार ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की, सबसे पहले मुसलमानों के लिए। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था, और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम आया, जिसे डायरकी या द्वैध शासन कहते हैं। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। चलिए समझते हैं। प्रांतों में सरकार के विषयों को 2 लिस्ट में बांट दिया। एक थी ट्रांसफर्ड लिस्ट, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विषय थे जो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। और दूसरी थी रिजर्व्ड लिस्ट, इसमें वित्त, पुलिस जैसे सारे असली पावर वाले विषय थे जिन्हें गवर्नर ने अपने पास रखा। मतलब ये पावर देने का एक दिखावा था, असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में था। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अंग्रेजों ने यही सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर्मूला दलित वर्गों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार गांधी जी इसके सख्त खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। आखिर में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें तय हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। तो अब आते हैं हम अपनी इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी ऐतिहासिक कहानी का हमारे आज के संविधान से क्या लेना देना है? आप शायद हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि हमारी आज की व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। हमारे संविधान की कई बड़ी बड़ी चीजें हमें इसी औपनिवेशिक विरासत से मिली हैं। आज जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये काफी हद तक 1919 और खासकर 1935 के एक्ट्स पर आधारित है। राज्यों में गवर्नर का ऑफिस ये सीधे ब्रिटिश गवर्नर के पद से लिया गया है, और यूपीएससी जैसी संस्था, इसकी जड़ें भी 1919 के पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं। सच तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। हाँ, हमने इन सभी ढांचों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला, लेकिन इनकी बुनियाद वो ब्रिटिश काल में ही रखी गई थी। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। बेशक हमारा संविधान हमारी आज़ादी और हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन इसकी बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में आज भी अपने औपनिवेशिक अतीत की कितनी गहरी गूंज सुनाई देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।